आप सबका आपके फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में फिर से। और हम यहाँ पर एनटीएससी का साइंस का अगला वीडियो यहाँ पर देखने जा रहे हैं जो आपका टेस्ट पूछा जा चुका है, जो आपका टेस्ट ऑलरेडी एनटीएससी का हो चुका है स्टेज 1 का, वहाँ से हमने क्वेश्चंस पिक किए हैं। और जितना कम समय बचा है उतने में ज़्यादा तैयारी करने का एकमात्र साधन है, बस पुराने क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए और डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और जो हमने पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं उनके भी क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और हम आपके लिए और भी मैथ के, सोशल साइंस के, साइंस के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। और आगे सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पेपर आपको लेके आएंगे। और हम ऑलरेडी इस चैनल पर आपको एनटीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चंस जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जो आपके किस फिजिक्स के पोर्शन से यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए, कितने मार्क्स के? 13 क्वेश्चन। अच्छा, आपको ये पता है कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होना है, तो फिजिक्स से टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आना है। और केमिस्ट्री से भी 13 मार्क्स का थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। और बायोलॉजी का थोड़ा सा डिमांड यहाँ पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ज़्यादा क्या मतलब एक ही है यहाँ पे 14 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, क्योंकि 40 करने हैं तो टोटल डिवाइड करने में थोड़ा सा वो एक कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में भी ज़्यादा कम हो सकता है, बट बायोलॉजी को यहाँ पर वेटेज अब मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आपका रहेगा 20 मार्क्स का, कंप्लीट 20 मार्क्स का। हिस्ट्री यहाँ पे मायने रखती है, जो कि आपकी होगी 15 मार्क्स की। और ज्योग्राफी भी उतनी ही मायने रखती है, ये होगी आपकी 15 मार्क्स की। फिर जो बाकी जो कम थोड़े वेटेज के हैं वो है आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और एक कुल मिला के होता है आपका 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस तरीके से स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की आपकी तैयारी करनी है, और आपको सभी जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो था स्टेज 1 आपका जो क्राइटेरिया। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से आज के क्वेश्चंस। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज दिस मच किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज इन किलोमीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर इज दिस मच किलोमीटर पर सेकेंड, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विल बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मीडियम का, मैं इसी डायमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है, वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का उस मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल करे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसके साथ। यानी यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे जो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है उससे, तो हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो सी विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम होता है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सपोज दिस इज ए मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यहाँ पर हम इसको हम लेते हैं वैक्यूम के साथ, तो हमको इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 2.42, और वैसे आपको ये चीज़ याद भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन एज साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का मतलब होता है n2 डिवाइडेड बाई n1। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो दिया गया है आपका n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू साइन आर अपन साइन आई। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हैं। तो आपको ध्यान देना है इस पर्टिकुलर फार्मूले को, और इसी से ही आपका पूरा फार्मूला यहाँ से डिराइव होगा, और आपको स्नेल्स लॉ अच्छे से आता होगा, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, और इफ द मास ऑफ द कार इज दिस मच kg, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द कार। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आपको यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है और मास भी दिया हुआ है, तो फिर दिक्कत किस बात की है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास हो गया हमारा 100, और वेलोसिटी हो गई हमारी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और आर दिया हुआ है कितना, मजे की बात है 10 दिया हुआ है, ये हमने कट कर लिया तो कितने बचे, 1 2 3 4, हमारे पास 4 जीरोज बचे, 4 जीरोज बचे, तो हम 10 पावर 4, दिस इज 10 पावर 4 न्यूटन, पहला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
2 spherical balls of mass 10 kg each are placed with their centers 10 centimeter apart. 10 सेंटीमीटर अपार्ट, सेंटीमीटर तो हमारी यूनिट है ही नहीं, तो हम सेंटी को क्या करेंगे, उसको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लायर वैल्यू लिख देंगे। सी की मल्टीप्लायर वैल्यू होती है 10⁻², बात खत्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जी मास कितना है हमारा, मास है हमारा 10 ही है ना, ठीक है। 10 × 10 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10, बट सेंटीमीटर भी है उसके साथ, यानी हर एक के साथ 10⁻² था, तो 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁴। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10⁴ × जी न्यूटन, ठीक है, यानी आपका यहाँ पर सेकेंड आंसर आएगा। बस मेन जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। इस रेडियस को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस रेडियस को लिखेंगे 10 × 10⁻² मीटर, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर, यानी ये 10⁻1 है और आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर आपको हो जाएगा 10⁻²। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और हम जितना इसको समझाएंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ a moving object is constant then the motion is said to be, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट तो होगी नहीं, स्पीड तो बढ़ती रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो गए गलत, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो चेंज होगी और इनडायरेक्टली वेलोसिटी भी यहाँ पर चेंज होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो नहीं बोलेंगे जी, ऑप्शन तो सुटेबल ही नहीं है। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा 2, यानी इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब हम घुमाएंगे और वो बिजली पैदा करेगा। हम घुमाएंगे का मतलब हमारा डीजल इंजन भी घुमा सकता है, पानी भी घुमा सकता है, हमारा कोई भी चीज़ घुमा सकता है, विंड भी घुमा सकती है। तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जनरेट करता है। आपने गाना भी सुना होगा अपने यूपी बिहार में, चालू कर जनरेटर, तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर करता है बिजली जनरेट करता है। आपने शादी ब्याह वगैरह में भी देखा होगा, इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ लाइट के लिए जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज तो कटिया फंसा के लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बकवास बंद करते हैं। सिंबल फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का सिंबल कौन सा है, ये किसका है, ये भी तो रेजिस्टेंस जैसे दिख रहा है बट ये रेजिस्टेंस का नहीं है, ये है रियोस्टेट का। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टर, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ये तो सेल का है, ये तो अच्छे से जानते हैं, नहीं ये तो ए मीटर का है, ये तो दिखता भी उसी तरीके से है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर, यानी रेजिस्टेंस। दिस इज सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी, कहाँ हम इसमें टाइम लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बल्ब हैव 100 वाट एंड 220 वोल्ट रेटिंग देन द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज VPR का रिलेशन क्या होता है, VPR का रिलेशन क्या होता है, तो पावर का रिलेशन VI होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हम एक काम करते हैं, I की जगह V/R लिख लेते हैं, तो फार्मूला बन जाएगा V²/R। अब हमें P दिया है, P दिया है, R पूछा है, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं V² डिवाइडेड बाई R करके। V कितना दिया है 2022 डिवाइडेड बाई पावर, ये क्या लिख दिया, दो जगह हम लिख दिए क्या, ये पावर न रहेगा, ठीक है। अब ये पावर है, अब पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, R को वहाँ ले जाएंगे, पावर को यहाँ ले आएंगे, तो पावर को यहाँ लिख दिए, कितना हो गया 100 वाट, और ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो A कटा 22 का स्क्वायर 484, थर्ड ऑप्शन। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव देन लेंस इज, अरे चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के केस में तुम्हारा क्या होगा, कॉन्वेक्स। इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, कॉन्वेक्स। ये जो एक्स का जो साइन है ना, इस साइन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं इसमें प्लस छिपा रहता है, ठीक है, कोडवर्ड के रूप में। तो कॉन्वेक्स के जिसमें एक्स होता है उसमें प्लस होता है, यानी इनका फोकल लेंथ भी कैसा होता है,
कहीं ना कहीं इनका गुणा और प्लस का रिलेशन होता है, तो ये फोकल लेंथ भी इनका प्लस ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर कुछ एक्चुअली टेढ़ा होता है, एकदम टेढ़ा। इस तरीके से कोई सीना तान के खड़ा रहेगा ज़बरदस्ती का, तो कभी अच्छा इमेज बनाएगा नहीं, वो हमेशा छोटा काम ही करेगा, तुच्छ काम करेगा। यानी इमेज को हमेशा क्या करता है, छोटा बनाता है और रियल नहीं बनाता है, वर्चुअल बनाता है। ठीक है, वर्चुअल बनाता है और छोटा बनाता है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, ये कौन सा इमेज फॉर्म करता है, ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि जो भी इस पर लाइट आती है ना, ये उसको बाहर फेंक देता है। जब बाहर फेंकेगा तो ये इमेज लाइन एक्चुअली कभी टकराएंगे नहीं, और जब एक्चुअली कभी टकराएंगे नहीं तो क्या ये रियल इमेज फॉर्म करेंगे? कभी नहीं। तो दे आर सपोज टू फॉर्म इमेज बिहाइंड द मिरर, और उसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मिरर, सॉरी वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसी बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है, छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी पॉजेज बाय योर बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से एनर्जी, तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन ही है एनर्जी पॉजेज बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी पॉजेज बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बट इस क्वेश्चन में बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन पूछा है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। देखिए बहुत ही हम कम समय में इसको करते जा रहे हैं, टाइम भी आप देख लीजिए, और हम साथ में क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो बिल्कुल आपको कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो दोनों को हम इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट फॉर द वर्क। ओके, आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय पुशेस अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 4.5 न्यूटन। फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, सेम यही वाला फार्मूला लिखा, यानी जो 12 में हमने किया वही 13 में हमको करना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस करना है। यानी इतना फोर्स लगा रहा है और उसने डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, कितने? 30 सेंटीमीटर। ये तो हमारी एसआई यूनिट नहीं है, तो हमको इसको एसआई यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। फोर्स कितना हो गया? 4.5, और इसको करेंगे 30, और सी सेंटीमीटर, तो सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे? सी की जगह लिखेंगे 10⁻², क्योंकि सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻², और मीटर की जगह पे मीटर, इसके जगह पे न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन ही लिख देते हैं। चलिए न्यूटन मीटर, ये तो हमारी यूनिट हो जाएगी वर्क की। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3rd। आप सॉल्व कर लेंगे और आसानी से फटाफट गुणा भाग कर लीजिए और आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए स्टार्ट होते हैं, आप केमिस्ट्री में आते हैं। शाबाश, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास रहेगा नीचे वॉल्यूम रहेगा जी, परसेंटेज में निकालना है इसको। सॉल्यूशन कंटेन दिस मच ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 50 ml ऑफ KCl सॉल्यूशन। 2.5 ग्राम इन 50 ml इंटू 100 कर देते हैं, क्या जाता है? परसेंटेज तो निकालना है। 50 दूनी 100, 2.5 दूनी 5, यानी आंसर हो गया हमारा 5%। तालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालियां का मतलब लाइक बटन दबाना है जी, लाइक बटन दबाना है। लाइक बटन दबाएंगे तो आपके टीचर आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। शाबाश बच्चे, शाबाश, गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इफ द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज मोर इन सोल्यूशन। सोल्यूट ज्यादा हो गया सोल्यूशन से, पानी में शक्कर ज्यादा डाल दिए, जितना पानी नहीं था उतना शक्कर डाल दिए, तो आपका शरबत कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, बहुत ज्यादा मीठा। ठीक है, और ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट नहीं बोलेंगे। डाइल्यूट किसको बोलते हैं? चार मग्गा पानी डाल दिए और 2 ठो दाल डाल दिए, तो जो दाल बनेगी नहीं, और डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगी आपकी। बहुत ही दाल पता ही नहीं चलेगा दाल डली कि नहीं डली है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में एक्स्ट्रा चीनी डाल ही नहीं सकते, मतलब द मोर अमाउंट ऑफ शुगर आप वाटर में डाल ही नहीं सकते। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है इसका आंसर जो होगा यही होगा, क्योंकि इसमें जो सोल्यूट है वो ज़्यादा होता है और जो सोल्यूशन है वो कम होता है। यानी शक्कर जिस डब्बे में रखा था उस डब्बे में आपने पानी डाला, एक तरीके से। तो पानी क्या होता है? पानी को हम सॉल्वेंट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक्चुअली उल्टा बोला आपको, पानी कम लीजिए शक्कर ज़्यादा लीजिए।
तो वहाँ पे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आपका यहाँ पर बनेगा जब हम उसमें सोल्यूट की मात्रा कम, यानी पानी की मात्रा कम और आपका सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। बाय गॉड, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, आर टू बी फॉर बेस, आर फॉर रेड, रेड मीन ड मीन एसिड, ठीक है, रेड और रेड मीन ड मीन एसिड, दोनों के लास्ट में आता है। तो अगर रेड में कन्वर्ट करता है कोई तो एसिड करेगा, और ब्लू में कन्वर्ट करता है तो बेस करेगा। और बेस का पीएच कितना होता है? बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। न्यूट्रल का 7 होता है तो 7 से ज़्यादा बेस का होता है। वैसे भी अगर थोड़ा सा दिमाग हो तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, बाकी सब 7 से नीचे हैं और ये जो 4 है वो 7 से ज़्यादा है, तो हमारा आंसर तो 7 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द क्वांटम नंबर विच एक्सप्रेस अबाउट द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, साइज के बारे में भी यही बताता है और एनर्जी के बारे में भी यही बताता है, क्योंकि एनर्जी लेवल के हिसाब से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम एन बोलते हैं, इसको डिसाइड किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा एन। शाबाश बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए डायरी में, क्योंकि दोबारा आपको फिर से कहीं ना कहीं फंसना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड 2 ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे हीलियम होता है, फिर यहाँ पे लिथियम होता है, तो यहाँ पे बेरिलियम होता है, हे ली बे, फिर आपका चालू होता है आपका BCNO, नैना मगल सी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपके कितने होंगे, इसका जो पीरियड नंबर 2 है, ठीक है, पीरियड नंबर 2 में कितने होते हैं। तो लिथियम में यहाँ पे 3 हुए, और बेरिलियम में आपके यहाँ पे तो आपको आंसर, आपको पीरियडिक टेबल बहुत याद होगी, अच्छे से आपने देखा होगा, पीरियडिक टेबल क्लास 10th में भी है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कि यहाँ पर होते हैं 8, ठीक है, कितने होते हैं 8, क्लियर। यहाँ पर 8 कैसे, देखिए आपने हाइड्रोजन हीलियम तो सबसे ऊपर वाले में हो गए, और नीचे वाले में क्या होते हैं, यहाँ पे बेरिलियम यहाँ नहीं होता, बेरिलियम यहाँ होता है, और यहाँ से क्या होता है हे लीबे, यहाँ पे होता है BCNOF ने, यानी ये सभी 8 एलिमेंट होते हैं जो सेकेंड पीरियड में यहाँ पर आते हैं, तो टोटल उसमें आ जाते हैं 8। अरे वैसे भी देखिए ना, पहले वाले में कितने होंगे 2, और दूसरे वाले में कितने होंगे 8, तीसरे वाले में भी कितने होंगे 8, चौथे वाले में कितने होंगे 18, इस तरीके से होते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा फिर चौथे से बाद आपको 18 यहाँ पर मिलना चालू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ग्रुप में नहीं पूछेगा आपसे, बट पीरियड में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन किसको बोलते हैं, CH4, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4, क्लियर। तो आपका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केमिकल फार्मूला फॉर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब आधा, हेमी का मतलब आधा, हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, बट हेमीहाइड्रेट किस में है, इसमें है थर्ड ऑप्शन में, तो आपका यही होगा। और इसको बोलते किस नाम से हैं जी, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको क्या बोलते हैं जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या करता है, सीमेंट के सेटिंग टाइम को डिले करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या किस पे काम में आता है, या आपका जैसे हड्डियों वगैरह में क्रेक या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनमें, या कुछ मूर्तियों वगैरह बनाने में होता है, या आपने जो पुट्टी वगैरह आपने देखी होगी तो भी POP की होती है, आपने फॉल्स सीलिंग वगैरह देखा होगा तो उसमें भी आपका POP का इस्तेमाल होता है। POP का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पास प्रपोज्ड बाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने प्रपोज किया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज किया था लेवेजर ने, आपका क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है। वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज, वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा 3, एटॉमिक कॉन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, कॉन्फिगरेशन कितना होता है 2,8,3। तो आगे इसको या तो 5 दे दे कोई, या तो ये 3 खुद दे दे, तो 5 देने वाला तो कोई है नहीं यहाँ पे, कोई देने को तैयार नहीं होगा, तो 3 देने को तैयार हो जाता है, तो ये +3 की वैलेंसी शो
करता है और एक्चुअली ये मेटल में भी आता है। दिस इज मेटल। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज नोन एज, यही तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, मास नंबर इसको बोलते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। और अच्छा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका सही आंसर है मास नंबर, क्योंकि दोनों का सम पूछा है। द वैलेंसी ऑफ नियॉन, नियॉन क्या होता है? नियॉन का यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8 होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ना लेगा ना देगा। और ऐसी चीज़ों की या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वैलेंसी क्या होती है? 0, ना लेना ना देना। ठीक है, ये न्यूट्रल रहते हैं। लास्ट यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री इज दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है? तो वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 9th में तो आपको अच्छे से याद होगा। अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको इस रास्ते से फॉलो करना है और ऑप्शन नंबर 1 के पास जाना है, और दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। एक क्वांटिटी आपको याद रखनी है 540। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। ये तो हमने कई बार पढ़ाया है, आपको याद भी करवाया है, और पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आया है और हो सकता है एग्जाम में आएगा भी। तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 ये ब्लीचिंग एजेंट होता है जी। आपके बालों में पड़ेगा ना तो आपको बुढ़ा कर देगा, यानी बालों का कलर सफ़ेद कर देगा। इसलिए इसको कई सारे जो कॉटन वगैरह होता है उसको और ज़्यादा सफ़ेद करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं जी, बता दे रहे हैं आपको। और आपको ब्लीचिंग पाउडर और भी कई जगह इस्तेमाल करते हुए आपको आप देखे होंगे, पानी वगैरह को भी साफ करने में इसको यूज कर लिया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जी। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, CaOCl2। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी पे, ठीक है। ओके, दिस इज बायोलॉजी पार्ट। आई होप कि आपको आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और अब आपको तो कई सारे क्वेश्चंस यूँ बनते जाते होंगे, आपको देख के लगता होगा कि अरे ये तो बिल्कुल बन जाना है हमसे। तो अभी प्रैक्टिस ख़त्म नहीं हुई है, आपको कॉन्फिडेंस एकदम 100% नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करते रहना है। और अभी तक आपने बहुत कितने वीडियोस देखे होंगे, हमारे 7+7 वीडियोस देखे होंगे। अभी आपको और भी वीडियोस आने हैं और आपको उनको सभी को देखते रहना है, और डेफिनेटली हम एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम निकाल के दिखा देंगे। जब अपनी पे आ जाते हैं तो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता हमारे अंदर होती है, तो आप सबके अंदर वो क्षमता है और आप कर सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप इसमें सेलेक्ट होगे, बाय गॉड हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बायोलॉजी वाले पार्ट में। देयर इज़ अ वेरी येलो डस्ट विच कम्स अवे ऑन फिंगर्स वेन एवर वी टच द मिडिल ऑफ द फ्लावर। जब भी हम फ्लावर के मिडिल पोर्शन को टच करते हैं, कुछ डस्ट टाइप का पोर्शन हमारे हाथों में आ जाता है। दिस टीनी येलो ग्रेन्स are one of the most precious substance in nature because they contain the secret of plant life. What is the dust called? जब भी हम किसी फ्लावर को टच करते हैं तो हमारे हाथों में कुछ डस्ट टाइप का कुछ पोर्शन हमारे हाथों पे आ जाता है। तो डस्ट वाला पोर्शन होता क्या है? तो डस्ट वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा होता है, यहाँ पर आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। पॉलन, स्पर्म, स्पोर और स्पोरोसिस्ट, यहाँ पे क्या हो सकता है? तो ये होता है हमारा पॉलन होता है। स्पर्म तो वहाँ पे आएगा नहीं, स्पर्म ह्यूमंस में होता है, और ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स ही होते हैं जो वहाँ पर होते हैं कई सारे मात्रा में, जो होते हैं डस्ट के फॉर्म में। जब हम टच करते हैं तो हमें लगता है जैसे डस्ट है येलो कलर के, मोस्टली येलो कलर में होते हैं, तो हम इनको पॉलन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हेल्प्स द सॉइल टू टर्न एंड लूजन। यानी जब हम प्रिपरेशन करते हैं सॉइल की, तो उस कंडीशन में सॉइल को हम टर्न करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उसको लूज करते हैं। तो ऐसा करने का बेनिफिट क्या होता है? द टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज नेसेसरी एज, किस काम के लिए हेल्पफुल होता है? द लूज सॉइल हेल्प्स रूट टू ब्रीथ इजिली, सही ऑप्शन है। द लूज सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। लूज कर देते हैं तो इनका ग्रोथ बढ़ जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक टू द सॉइल। जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में रिलीज हो जाते हैं, ये भी सही है। तो अगर सब सही हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन सही करना है, तो कौन सा सही होगा? 4th ऑप्शन। हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे? ऑल द एबव। यानी हमें ऊपर के सभी ऑप्शन पसंद आए और हम
ऑल द अबव के साथ जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज ऑफ अ प्लांट और एनिमल विच इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया एंड इज नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स नोन एज, यानी कुछ ऐसे प्लांट या स्पीसीज हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं और वो धरती के किसी दूसरे पार्ट में नहीं मिलते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज़, यानी वो ख़त्म होने वाले स्पीसीज़ होते हैं, यानी उनका अस्तित्व खतरे में रहता है क्योंकि जो चीज़ें वेरिएशन को पसंद नहीं करती हैं वो चीज़ें ख़त्म होना चालू हो जाती हैं, हम उनको इसलिए एंडेमिक स्पीसीज़ में हम इनको रखते हैं। और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट बहुत फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ये ना तो सोशल साइंस का है ना तो बायोलॉजी का है, सबका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा कि चिपको मूवमेंट जो 1974 में स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड या उत्तराखंड से के चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था, जिसमें प्लांट्स को सेव करने के लिए लोग उसको अपने उसको हग कर लेते थे और जिससे उसको काटने में समस्या होती थी या लोग काटने से उसको प्रोटेस्ट करते थे। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपको किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर मिलेगा, तो क्यों झंझट लेना? एक्सीडेंट से बचने से अच्छा है सुरक्षा के सभी साधन अपने साथ लेके चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? यहाँ पर कुछ मैचिंग की गई है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है बताना है आपको। जो राइबोसोम है प्लांट्स एंड एनिमल सेल में प्रेजेंस होता है, ये ऑर्गन दिया हुआ है और कहाँ प्रेजेंस होता है ये दोनों यहाँ पर बताया गया है। तो राइबोसोम प्लांट एंड एनिमल सेल में होता है, बिल्कुल सही है, राइबोसोम तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में होता है, ये बात तो गलत है जी, प्लांट में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं तो उनके अंदर भोजन एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो प्लांट सेल में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में ही होता है, ये सही है, ये भी सही है। ऑल द एबव, यहाँ पे ऑप्शन वैसे देखा जाए तो फोर्थ भी गलत है कि इसने लिखा है कि ऑल द एबव आर इनकरेक्ट, ठीक है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए एक्चुअली, बट फिर भी हम यहाँ पे लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल ओनली, एनिमल सेल में ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्लांट सेल में भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डॉली द क्लोन? डॉली एक शिप थी जिसका क्लोन बनाया गया था, हमने पहले भी आपको बताया है, तो उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट वॉज क्लोन बाई लैंड विलमोट एंड हिज कलीग्स, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स क्लोनिंग द सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द अडर ऑफ अ फीमेल फिन डोरसेट शिप, तो ये ऑप्शन भी सही है। इट डाइड इट्स नेचुरल डेथ, नो, ये ऑप्शन गलत है। इट वॉज गिवन बर्थ बाई स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ओके, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो जिसको सही ऑप्शन मतलब इसका इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ से पूछा है तो इनकरेक्ट है कि वो नेचुरल डेथ नहीं मरी थी, वो उसके जो कॉजेज थे वो नेचुरल कॉजेज नहीं थे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। कि स्टेटमेंट फर्स्ट है इन ह्यूमन द गेमिट कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल डिटरमाइंस वेदर द चाइल्ड प्रोड्यूसर विल बी द मेल और फीमेल, यानी जो लेडीज और जेंट्स होते हैं और ह्यूमन में उसमें कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसके लिए मेल गेमिट ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं, तो फीमेल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है सेक्स इन ह्यूमंस इज डिपेंडेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम ऑफ द फादर, तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू स्टेटमेंट एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, हमारा आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग मरीन ऑर्गेनिज्म बी अफेक्टेड व्हेन देयर इज एन ऑयल स्प्लेज एट सी, अगर समुद्र में कहीं ऑयल गिर जाता है, तेल पूरा फैल जाता है गिर के, तो कौन अफेक्टेड होगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है देयर विल बी ए शॉर्टेज ऑफ लाइट एंड हीट इन द वाटर, लाइट और हीट की कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही है, कमी हो जाएगी। देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एक्सेसिव हीट
विल बी ट्रैप्ड इन द वाटर, ये भी सही है, वहाँ से एक्सेसिव हीट ट्रैप हो जाएगी अंदर और वाटर वहाँ का गर्म होना चालू हो जाएगा। देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एंड केमिकल्स इन द ऑयल विल अफेक्ट द मरीन ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल सही है, यानी सभी ऑप्शन सही हैं, यानी लास्ट ऑल द अबव आर द करेक्ट रीजन, सभी रीजन सही हैं, ये सभी चीज़ें अफेक्टेड होंगी। विच आर द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोल्टिंग, यहाँ पे मोल्टिंग को आपको बताना कौन होता है, मोल्टिंग क्या होता है, द रेस्टिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवर्म, ना 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 जी, द चेंज इन अपीयरेंस ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म, स्पिनिंग ऑफ द कोनून और कास्टिंग ऑफ ओल्ड स्किनिंग इज कॉल्ड मोल्टिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका जो कास्टिंग ऑफ ओल्ड स्किन है ये यहाँ पे इसी को बोलते हैं मोल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको कॉलम मैच करना है और सही कॉलम पता करना है। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स जो का जो काम होता है क्या होता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते हैं, यानी ए का थर्ड, कौन कौन से ऑप्शन में ए का थर्ड है, दो ऑप्शन में ए का थर्ड है। और लाइसोसोम की बात करते हैं, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग, यानी बी का 5, ये भी दोनों में है, फर्स्ट और सेकंड जीत रहे हैं अभी, ये दोनों फेल हो गए, अब फर्स्ट सेकंड जीत रहे हैं। अब सी में आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो सकता है शायद आपको अच्छे से ना आता हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है आपको शायद अच्छे से ना आता हो, तो भी आप चलिए बाकी अगर मैच करने की कोशिश करें, हम सपोज करते हैं कि आपको नहीं आता, ठीक है, तो हम सी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, डी पे चलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या क्या काम होता है, या माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ई का मतलब 2, ई का 2 किस में है, ओ नो, ई का 2 तो इन दोनों में भी, यानी सी और डी डिसाइड करेंगे कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म पे आ जाते हैं। देखिए इसी तरीके से हम आंसर को फंसाते हैं। साइटोप्लाज्म के लिए क्या होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हमारे लिए, एक जेली लाइक सब्सटेंस और एक ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे ध्यान से देखिए 36 का जो डी का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस, डी इक्वल टू 1, यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन 1 डिसाइड हो गया। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब्यूल्स, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, आपका सही ऑप्शन ये होगा। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था, इतना आसान भी नहीं था ये, किन्हीं दो में ही डिसाइड करना था, बाकी सब तो ऑटोमेटिक इसमें पता चल जा रहे थे। विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच कौन है, तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या खोज किया था ये दिया हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, सही है, आपने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा। लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की थी, ये भी सही है कुछ हद तक। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन यानी टीके की खोज की थी, ये भी सही है। कार्ल लैंडस्टीनर ने टिश्यू कल्चर नहीं ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आती होगी, ठीक है, और आई होप कि ये चीज़ आपको पता होगी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है, बाकी सभी ऑप्शन है वो सही है, तो हमारा आंसर जो होगा 4 होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स, एड्स से रिगार्डिंग आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इट इज़ इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज, यस इट इज़ एन इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसमें इम्यूनो सिस्टम का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। HIV वायरस हैज़ RNA एज इट जेनेटिक मटेरियल, ये भी सही है। HIV पॉजिटिव मदर कैन गिव बर्थ टू HIV पॉजिटिव बेबी, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, क्या सब सही हो जाएंगे क्या? नेक्स्ट ऑप्शन है द टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरिंग्स ऑफ एड्स सिम्पटम्स में वेरी फ्रॉम वीक टू मंथ, कि 1 वीक से ज़्यादा वीक लग सकते हैं आपको इन्फेक्शन और अपीयरेंस को देखने में, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया था, तो यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको बहुत ही तुरंत ही देखने को मिल जाते हैं, आपका इम्यूनो पावर पूरा इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट कर लेते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स आर हार्मफुल टू द लिविंग थिंग्स, बिल्कुल सही है, एयर पोल्यूशन सबके लिए हार्मफुल होता है। विच आर द फॉलोइंग इज आर द हार्मफुल इफेक्ट, कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? दिस फॉर्म्स एसिड रेन, डेफिनेटली पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होते ही है। दे कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन एनिमल्स, ये भी सही है। दे कॉजेज इंटरफेस विथ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, दे कॉजेज इंटरफेस
विथ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो ये भी सही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी इनहेबिट करते हैं। नेक्स्ट है दे कॉज डिसीज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द मैन एंड एनिमल्स, यानी श्वास लेने वाले पोर्शन में जैसे फेफड़ा हो गया, ट्रेकिया वगैरह है या ब्रीदिंग सिस्टम है, उसमें ये लोग इफेक्ट करते हैं। यार ये तो चारों ऑप्शन सही हो गए, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ भी सही होगा, चौथा 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। ओविपोरस अंडा कौन देता है? अंडा देता है बर्ड, ठीक है। और मेटामॉर्फिस की अगर बात करें तो मेटामॉर्फिस यहाँ पे चलिए एम्ब्रियो देखते हैं। अगर मेटामॉर्फिस आपको ठीक से नहीं पता, हम आसान क्वेश्चन से चलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। चलिए ऑप्शन फंसाते हैं। ओविपोरस का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2, ए का 2 इसमें है, ए का 2, ये तो पहला ही ऑप्शन फंस गया जी। बी का 1, यानी मेटामॉर्फिस कहाँ होता है? टेडपोड ऑफ द एडल्ट में होता है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहाँ होता है? डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी यहाँ पर ऑप्शन 4। और डी का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थर्ड होगा, डी का थर्ड होगा, तो डी का थर्ड करेंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। अब जाके ऑप्शन ये नंबर हमारा 1 सही होगा, अदरवाइज कोई सही नहीं होगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी शर्माइए मत, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरे 10 क्लास की और आगे की भी क्लास की तैयारी करवाते रहेंगे। आपको पूरे वीडियोस स्ट्रीम लाइन में मिलते रहेंगे और आपको पूरा इंजॉयमेंट होता रहेगा, साथ में आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अपने क्लास में इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ेंगे आपके साथ और आपको भी आनंद आएगा और हमें पढ़ाने में भी आनंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी समस्या है तो बड़ा भाई समझ के जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपको उसका रिप्लाई करें और इससे हमारा आपका रिलेशन बना रहेगा। थैंक यू सो मच।